मज़ीद चंद दिन गुज़रे तो वो दिन भी आ गया जब माफ़िया और हया का मायूं मेहंदी का फंक्शन था, जो कि ज़ैन ने घर के लॉन में ही अरेंज किया था। और आज ही दोपहर में हया और माविया का निकाह था, जो कि मस्जिद में होना तय पाया था। इजाज़त व कबूल के मरहाल तय हुए तो माविया ने गहरा सुकून का सांस खारिज किया। बहुत बहुत मुबारक हो, मेरी दुआ है तुम ज़िंदगी की शुरुआत एक नए और अच्छे सफ़र से करो। खज़र ने माविया को गले लगाते हुए कहा, आई लव यू डैड। माविया ने गले लगा के खज़र से कहा। माविया को एहसास था खज़र ने इसकी खुशी खातिर अपनी अना को छोड़कर ज़ैन और हूर की दूर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आज तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम और ख़ास फ़र्द की हैसियत से इख्तियार कर गए हो, क्योंकि मैंने अपनी सबसे कीमती चीज़ तुम्हें सौंप दी है। हया से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। हमेशा इसकी कदर करना, ख़्याल रखना। तुम्हारा थोड़ा बचपन है, जब अगर कुछ बुरा लगे तो इग्नोर कर देना। ज़ैन ने मुबारकबाद देकर माविया को गले लगाते हुए कहा, मैं अपने डैड के बाद आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मुझे इस काबिल समझा। हया का हाथ मेरे हाथ में दिया। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। हया मेरे लिए बहुत अहम है। माविया ने ज़ैन से कहा। लेकिन हमें पे साइन करके आज इसने अपनी ज़िंदगी एक नापसंद इंसान के नाम कर दी थी। आज से ज़्यादा बेबस इसने खुद को कभी तसव्वुर नहीं किया था। तभी इसके मोबाइल पर कॉल आई। स्क्रीन पर माविया का नाम जगमगाया। वो खाली नज़रों से देखती रही। वो वाक़ई बहुत ढीठ था। इसकी कॉल न रिसीव करने पर भी हिम्मत नहीं हारता था। बार-बार कॉल करता रहता था। कुछ सोचते हुए हया ने कॉल रिसीव की। कैसी हो मिसेस माविया मुराद? माविया की आवाज़ मोबाइल से उभरी। क्यों फ़ोन किया तुमने? हया ने संजीदगी से पूछा। वेलकम कहने के लिए, मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और देखो मेरे जज़्बों में सच्चाई थी, तभी मैंने आज तुम्हें पा लिया। मावी ने शार लहजे में हया से कहा, नहीं गलत कह रहे हो, तुमने मुझे पाया नहीं बल्कि खो दिया। तुम्हें क्या लगता है माविया, तुम मेरे साथ अपनी तस्वीरें खींचकर मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी तो कर सकते हो, मगर कभी भी पा नहीं सकते। ये सोच तो तुम अपने से दिल से निकाल दो माविया मुराद। हया ने कहते हुए कॉल काट दी और कमरे से बाहर खड़े हुए वो वजूद ने दीवार का सहारा लिया, वरना हया के मुंह से ये निकले हुए अल्फाज इसके लिए किसी सूर से कम नहीं थे। पूरा लॉन रोशनी में जगमगा रहा था। म्यूजिक की तेज आवाज़ फिजा में गूंज रही थी। गुलाब और गेंदे के सजे हुए झूले में हया और माविया को एक साथ लाकर बिठाया गया। माविया के चेहरे से आज मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। इसके बराबर में हया संजीदगी का लिबादा उड़े हुए बैठी थी। इसकी दोस्तें मुस्तकिल फ़िक्रें कसने और छेड़ने में मशगूल थीं। थोड़ी देर बाद रस्मों का आगाज़ हुआ। बारी-बारी स्टेज पर आकर सबने रस्म की। इसके बाद हया ने बेज़ारी महसूस करते हुए थकावट का बहाना बनाया और हूर से रूम में जाने के लिए कहा। हूर ने फेरी से कहकर इसको रूम में भिजवाया। माविया भी वहाँ से उठकर अपने दोस्त के पास बैठ गया। फरी इसको रूम में रेस्ट करने का कहकर खुद बाहर चले गए। तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ से इसके सर में दर्द शुरू हो चुका था। तबीयत में चिड़चिड़ापन सुबह से ही शामिल था। हया को रूम में आए हुए 20 मिनट ही गुज़रे थे। रूम का दरवाज़ा एकदम खुला और माविया रूम में दाखिल हुआ और दरवाज़ा लॉक किया। तुम 2 टके के पुलिस वाले, ये वो आखिरी शक्ल थी जो इस वक़्त वो नहीं देखना चाहती थी। और तुम 2 टके के पुलिस वाले की बीवी। माविया ने आँखों में शरारत लेते हुए कहा। घूंघट होने की वजह से लॉन में वो उसका चेहरा नहीं देख सका, इसलिए अब वो महबूस होकर इसका हुस्न देखे गया। येलो ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। अनजाने में वो जिस चेहरे से इतने सालों तक नफ़रत करता आया था, इसे अंदाज़ा नहीं था कि हूबहू इसी से मिलता-जुलता चेहरा इसकी ज़िंदगी में इस तरह अहमियत का हामिल हो जाएगा। जैसे इंसानी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन। नफ़रत कहीं बहुत पीछे रह गई थी। आज मोहब्बत मोहब्बत ने बाज़ी मार ली थी। क्यों आए हो यहाँ मेरे रूम में? हया ने माविया को देखकर नागवारी से कहा। अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं बनता। एक शौहर अपनी बीवी के पास इसके रूम में क्यों आता है? माविया कदम बढ़ाता हुआ इसके सामने आकर बोला, शौहर शौहर नहीं, तुम अज़ाब हो मेरे लिए, जिसे पता नहीं कब तक मेरे सर पर मुसल्लत रहना है। हया ने इसको देखकर दाँत पीस कर कहा, सारी ज़िंदगी जानम, सारी ज़िंदगी अज़ाब तुम्हारे सर से नहीं टलने वाला। इसलिए अब अपने इस छोटे से दिमाग में ये बात बिठा लो, सारी उम्र इस अज़ाब के साथ रहना है और इसी को सहना है। ये कहने के साथ ही माविया ने इसका हाथ खींचकर खुद से करीब कर लिया। वो उसके सीने से आ लगी। माविया ने इसके गिर्द अपने दोनों बाजू का घेरा मजबूत किया। एकदम इतने करीब आकर सीने से लगने से वो बौखला गई। छोड़ो मुझे तुम जंगली इंसान, पीछे हटो। हया ने अपना आप इससे छुड़ाने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब ना हो सकी। दूसरी तरफ माविया ने इसके एहतजाज को खातिर में न लाते हुए इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा और टर्न मेहंदी परफ्यूम की मिक्स खुशबू इसके हवास पर सवार हो रही थी। और फिर शौर होने कहा,
یہ بات کے ذہن میں آتے اس نے ایک ہاتھ سے اس کے جوڑے میں اٹکا ہوا دوپٹہ اتارا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں مار ڈالوں گی تمہیں، حیا نے چیختے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے سلک ہوئی۔ اور کتنی بار مارو گی؟ مار تو تم نے پہلی ملاقات میں دیا تھا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی معاویہ نے حیا کا رخ دیوار کی طرف کیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر دیوار سے لگائے اور اپنے دانتوں کی مدد سے اس کی شرٹ کی ڈوری کھولی۔ معاویہ کے ہونٹوں کا لفظ اپنی کمر پر محسوس کر کے حیا زور سے چیخے، چھوڑو معاویہ ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ حیا کو اس شخص پر غصہ آنے لگا۔ اپنے ہاتھ چڑھانے کے چکر میں حیا نے ہاتھ زور سے گھمائے تو معاویہ نے اس کی کلائیوں پر اپنے ہاتھ کی گرفت اور مضبوط کر دی، جس سے کافی ساری کانچ کی چوڑیاں حیا کے ہاتھوں سے ٹوٹ کر نیچے گریں۔ حیا کو بے قابو ہوتا دیکھ کر معاویہ نے اپنے پاکٹ سے ہتکڑی نکالی اور حیا کے ہاتھ کمر کی طرف لے جا کر اس کے ہاتھوں میں لگا دی۔ تم یقیناً ایک مشکل ٹاکس ہو، مگر مجھے بھی مشکلوں سے کھیلنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے معاویہ نے حیا کو باہوں میں اٹھا کر، تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو، تم دیکھنا میں کیا کروں گی تمہارے ساتھ، حیا نے اس کو دھمکی دی۔ ہاتھ تمہارے قابو میں آ چکے ہیں، اب اس زبان کی باری ہے، معاویہ نے حیا کے اوپر جھکتے ہوئے کہا اور جس انداز میں اس کی زبان بند کی وہ احتجاج نہ کر سکی۔ چند منٹ کی خاموشی کو دروازے کے دستک میں توڑا۔ حیا دروازہ کھولو، اس کی فرینڈز کی آوازیں آ رہی تھی، شاید وہ اس کے روم میں آنا چاہ رہی تھی۔ ان سے کہو تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں اور دوسرے روم میں جا کر ویٹ کرو، جلدی بولو، معاویہ نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ 2 منٹ یہی رکو، کھول رہی ہوں دروازہ، حیا نے فوراً بولا اور معاویہ اس کو گھورتا رہ گیا اور بیڈ سے اتر گیا۔ اب کل کیا کرو گی؟ معاویہ کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ یہ تمہیں کل ہی پتہ چلے گا، ہاتھ کھولو میرے، حیا آہستہ آواز میں غررائی۔ معاویہ نے مسکرا کر اسے بھاؤں کے اثار میں لیتے ہوئے ہاتھ کھولنے سے پہلے اس کی شرٹ کی ڈوری بند کی، پھر ہاتھ کھولے۔ حیا نے اس کو گھورتے ہوئے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور دروازہ کھول کر روم سے باہر چلی گئی۔ اتنا اندھیرا کیوں؟ کیا ہوا کمرے میں؟ فضا نے ہادی کے روم کی لائٹ جلا کر کہا۔ ہادی کیا ہوا؟ فضا نے ہادی کے پاس آ کر بیٹھے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو رہے تھے، وہ بے ترتیب ہولیا، وہ اجڑا اجڑا سا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ لٹا کر بیٹھا ہو۔ تھوڑی دیر بعد پہلے ہی تقریب ختم ہوئی تھی تو بلال اور فضا اپنے گھر آ گئے تھے۔ سب کچھ ختم ہو گیا مما، بلکہ میں نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا، ان ہاتھوں سے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اس کو مارا، اس کو گھر سے نکال دیا، اس کی ایک بات بھی نہیں سنی۔ میں نے یہ حیا کے ساتھ کیا کر دیا مما، اور میں نے اپنے ساتھ کیا کر دیا؟ وہ اس وقت اپنے آپ میں نہیں لگ رہا تھا۔ ہادی پلیز چپ ہو جاؤ، اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ فضا اس کی حالت دیکھ کر اس کو گلے لگا کر خود رو پڑی۔ مما ایک بات پوچھوں، کیا حیا واپس آ سکتی ہے یا وقت مجھے واپس جا سکتا ہے، پیچھے جا سکتا ہے؟ وہ فضا سے الگ ہو کر اپنے آنسو صاف کرتا ہوا پوچھنے لگا۔ ہادی پلیز ایسی باتیں مت کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، فضا نے روتے ہوئے ہادی سے کہا۔ اچھا میں نہیں کرتا ایسی باتیں، آپ روئیں نہیں، پلیز جائیں ریسٹ کریں، ہادی فضا کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ نہیں میں کہیں نہیں جا رہی، فضا نے نفی میں گردن ہلا کر کہا۔ ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، بس دل بھر آیا تھا، اب ٹھیک ہوں، آپ پلیز ریسٹ کریں، ہادی نے فضا کو یقین دلاتے ہوئے زبردستی کا مسکرا کر کہا۔ فضا اس کو دیکھتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ ہادی اپنے موبائل پر نظر پڑی جس پر صنم کی 12 مسڈ کال آئی ہوئی تھی۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ آج دوپہر میں زین کی طرف گیا تھا، اس وقت حیا اور معاویہ کا نکاح تھا۔ وہ حیا سے آخری دفعہ ملنا اور بات کرنا چاہتا تھا اور اسے بتانا چاہتا تھا وہ بھی اپنی زندگی میں خوش اور مگن ہے۔ حیا کے روم کا دروازہ کھلا تھا، وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی تو اس کے قدم وہیں پر رک گئے۔ حیا کی فون پر بات سن کر اس کے پیروں تلی زمین نکل گئی، وہ ایک دم لڑکھڑایا اور اسے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ اس میں اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ حیا سے مل سکے، اس لیے شکستہ خور قدموں سے واپس گھر آ گیا۔ پارلر سے وہ جلدی فارغ ہو گئی تھی، اس لیے ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی۔ خوبصورت تو وہ پہلے سے تھی مگر دلہن بن کر اس پہ الگ روپ آیا تھا۔ زین اور حور نے اسے پیار کیا، حور نے فوراً نظر اتاری۔ حیا تھوڑی دیر ریسٹ کا کہہ کر اپنے روم میں آ گئی اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے پیچھے سر ٹکا لیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ روم کا دروازہ کھلا، ہادی اس کے روم میں آیا۔ حیا نے حیرت سے اس کو دیکھا، ہادی اس کے قریب آیا تو حیا کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو، ہادی کا حلیہ کا کل سے مختلف نہیں تھا۔ کس بات کی معافی؟ حیا نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ کاش میں اس وقت تمہاری بات سن لیتا، مجھے نہیں پتا تھا معاویہ نے اتنا بڑا گیم کھیلا ہے میرے ساتھ، پتہ نہیں میں کیسے اس کی باتوں میں آ گیا، تم پہ شک کرنے لگا، پلیز حیا مجھے معاف کر دو، ہادی نے التجائی انداز میں حیا کو دیکھ کر کہا۔ اوکے میں نے تمہیں معاف کیا، اب تم یہاں سے جاؤ، حیا نے ہادی کو دیکھتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہا۔ حیا دیکھو میری بات غور سے سنو،
حیا دیکھو میری بات آرام سے سنو، مجھے پتہ چل گیا کہ معاویہ نے تمہیں بلیک میل کیا ہے اور تم اس کے پریشر میں آ کر ہی شادی کر رہی ہو۔ پلیز حیا ایسے نہیں کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم رخصتی سے انکار کر دو۔ سنو، ہم معاویہ پہ بلیک میلنگ کا کیس کریں گے اور تم اس سے خلا لے لینا، میں جانتا ہوں تم اس کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ ہادیہ اس کو آرام سے سمجھا رہا تھا اور حیا غور سے ہادی کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے خلا لینے کے بعد کیا کروں گی میں ہادی؟ حیا نے اس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا کروں گی؟ کیا مطلب کیا کروں گی؟ مجھ سے شادی؟ میں شادی کروں گا تم سے۔ ہادی نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جسے حیا نے فوراً پیچھے ہٹا لیا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں ہادی؟ حیا نے اس سے پوچھا۔ کیوں نہیں خوش رہ سکتی؟ تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ ہادی نے اسے یاد دلایا۔ نہیں ہادی، تم اپنی غلط فہمی آج ختم کر لو، میں تم سے پیار نہیں کرتی، کیونکہ جہاں اعتبار نہیں وہاں پیار نہیں۔ پیار کے رشتے کی اعتبار بہت اہم کڑی ہے، مگر تم نے میرا اعتبار نہیں کیا، مجھے گالی دی تم نے بد کردار کہہ کر۔ جس دن تم نے مجھے اپنے گھر سے نکالا تھا نا ہادی، اس دن میں نے تمہیں اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ تم ہو گئے معاویہ ہو گیا، دونوں ایک جیسے ہی ہو میری نظر میں۔ حیا ہادی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی اور جب سے ہادی کی آنکھیں ایک بار پھر لال ہونے لگی، آج اسے اندازہ ہوا وہ اپنی بے وقوفی میں کیا کھو بیٹھا ہے۔ حیا پلیز میری بات سنو، اس دن معاویہ نے تمہارے بیڈ روم سے تمہارے فون سے مجھ سے الٹی سیدھی باتیں کی۔ ہادی نے پھر ایک دفعہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ اس کی گھٹیا باتیں مجھے مت سناؤ ہادی، اس سے نفرت کرنے کی میرے پاس اور بھی جواز موجود ہیں۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ اس نے تم سے کیا کہا، تم تو مجھے بچپن سے جانتے تھے نا، اس نے جو کہا تم نے کیسے یقین کر لیا؟ اور یہ مت سمجھنا کہ میں نکاح کے بندھن میں بندھ گئی ہوں تو تم سے یہ باتیں کر رہی ہوں۔ اگر میرا نکاح نہیں ہوتا تب بھی میں کم سے کم تم میرا انتخاب نہیں ہوتے۔ حیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ حیا مجھے صرف ایک بار موقع تو دو، ہادی نے بولنا چاہا۔ نہیں ہادی، میں نے تمہاری سنی اور تمہیں معاف کیا، جبکہ تم نے تو میری ایک بات نہیں سنی تھی۔ پلیز روم سے جاتے ہوئے دروازہ بند کرتے جانا۔ حیا کہتے ہوئے دوبارہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ہادی شکستہ قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ ہال میں مہمان تقریباً سارے آ چکے تھے۔ معاویہ کے پاس حیا کو لا کر بٹھایا گیا۔ معاویہ نے بے ساختہ آنے والی مسکراہٹ روکی، کیونکہ عین توقع کے مطابق اس نے مختلف برائڈل ڈریس پہنا ہوا تھا۔ جو معاویہ نے اس کو دلایا تھا وہ نہیں پہنا تھا۔ اچھا ہوا تم نے میرا دلایا ہوا ڈریس نہیں پہنا، جتنی حسین تم اس میں نظر آ رہی ہو اتنی اس میں نہیں لگتی۔ اس کو تعریف نہیں سمجھنا، کیونکہ کہ آج میں تمہیں لفظوں میں نہیں اپنے عمل سے سراہوں گا۔ معاویہ نے سامنے فوٹوگرافر کو دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں حیا سے کہا۔ آج میں اس گھڑی کا انتظار کروں گی جب تم مجھے سراہو گے۔ حیا کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی۔ اس نے دھیمے لہجے میں معاویہ کے سوال کا جواب دیا، جس میں معاویہ کے چہرے پہ ایک جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ فوٹو شوٹ ہونے کے بعد کھانے کا دور چلا، اس کے بعد رخصتی کا عمل اختیار میں آیا۔ رخصتی کے بعد حیا بہت دیر تک حور اور زین کے گلے لگی رہی۔ نائمہ نے اسے الگ کرتے ہوئے کار میں بٹھایا۔ حور نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے، جب زین نے اس کو تسلی دینے والے انداز میں کندھے سے اس کے گرد اپنا ہاتھ رکھا۔ زین، میرے دل کے ہی نہیں گھر کے دروازے تمہارے اور حور کے لیے کھلے ہیں۔ حیا کو دیکھنے کا، اس سے ملنے کا، جس وقت تم دونوں کا دل چاہے تم لوگ بلا جھجک چلے آنا۔ یہ مت سمجھنا کہ حیا پرائے گھر جا رہی ہے۔ میں اور نائمہ اسے ہمیشہ بیٹیوں والا مان دیں گے، اس کی طرف سے بالکل اداس نہیں ہونا اور فکر نہیں کرنا۔ خضر ان دونوں کو مطمئن کر کے زین کے گلے مل کر چلا گیا۔ دونوں کار ڈرائیور کر رہے تھے۔ ایک کار میں خضر، نائمہ اور صنم بیٹھے تھے، جبکہ دوسری کار میں معاویہ اور حیا۔ حیا زین اور حور سے مل کر کافی افسردہ ہو گئی تھی۔ آج ویسے بھی اس کا دل کافی اداس تھا۔ ہادی کو اس نے آج جو بھی کچھ کہا، اس کے لیے وہ ذرا افسردہ نہیں تھی۔ جس شخص نے کسی دوسرے کے کہنے پہ اسے بد کردار تصور کر لیا، اس شخص کے ساتھ وہ ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی، اور جس شخص نے اسے دوسرے کی نظر میں بد کردار بنایا، اس شخص کو وہ کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ اس نے آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو ٹیشو کی مدد سے صاف کرتے ہوئے سوچا، کیوں اپنی آنکھوں کو اور مجھے تکلیف دے رہی ہو جانم؟ کل ملنے چلیں گے نا آنٹی انکل کے پاس، اس طرح اداس مت ہو پلیز۔ معاویہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اگر اب تم نے مجھے ٹچ بھی کیا تو میں کسی دوسرے کا لحاظ نہیں کروں گی معاویہ، حیا نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ معاویہ ڈرائیور کے خیال سے چپ ہو گیا اور سارا راستہ خاموشی میں گزارا۔ حیا کو گھر لایا گیا تو معاویہ اور حیا کے اوپر سے صدقہ دیا گیا، مختلف رسمیں کی گئیں جسے حیا کو چھوڑ کر سب نے انجوائے کیا۔ بیڈ روم میں جانے کی باری آئی تو سب کزنس کا شور مچ گیا، بھابھی کو گود میں اٹھا کر لے کر جائے، جس میں معاویہ نے شوق نظروں سے حیا کے چہرے کو دیکھا جو کہ ضبط سے جھکا ہوا تھا۔ معاویہ بھائی، کیا فرسٹ ٹائم بھابھی خود چل کر جائیں گی؟ پلیز ان کو گود میں اٹھا کر لے کر جائیں روم میں، ایک کزن نے صدا لگائی۔ میں پاؤں سے چلنے والی بیوی لایا ہوں، اچھا ہے خود چل کر جائے، اس طرح گود میں اٹھا کر پھروں گا تو ان کے پاؤں کو زنگ لگ جائے گا اور عادتیں بھی بگڑ جائیں گی۔ معاویہ نے سنجیدگی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت کا عنصر صاف دکھائی دے رہا تھا، جس سے وہ خود محفوظ ہو رہا ہو سارے منظر سے۔ سب اس کی بات پر ہنس پڑے۔
इतनी हल्की-फुल्की सी तो है आपकी बेगम, उठा भी लें अब। दूसरी कज़न ने हाँक लगाई, कभी-कभी हल्की-फुल्की चीज़ें बहुत भारी पड़ जाती हैं यार, ऐसे ही ठीक है। माविया ने हँसते हुए कहा, पुलिस वाले होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, आप ये डोले-शोले जो बनाए हैं, ये तो बिल्कुल बेकार हैं। माविया भाई रहने दें, आपसे नहीं हो पाएगा। एक और कज़न का जुमला कसा, बाकी सब ने हँसकर एन्जॉय किया। एक पुलिस वाले को चैलेंज किया है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये कहने के साथ ही माविया ने आगे बढ़कर हया को उठा लिया, जिस पर सारे कज़न्स का शोर मच गया। माविया ने मुस्कुराती नज़रों से हया को देखा तो उसने जब से अपनी आंखें बंद कर ली। मगर रूम में पहुंचने से पहले सनम के साथ सारी कज़नों ने मिलकर दरवाज़ा रोक कर अपना नेक वसूल किया, जो कि माविया ने किसी को बगैर आंखें दिखाए शराफत से दे दिया। आज वो अपनी संजीदा तबीयत के बरखिलाफ दिखाई दे रहा था। अब सब 9 2 11 हो जाओ फ़ौरन। माविया के वार्न करने पर सब लड़कियां दांत निकालते हुए चली गई। हया को बेड पर बिठाकर इसने रूम का दरवाज़ा लॉक किया। क्या हुआ, अभी तक उदास हो? बारात के फंक्शन से वापस आने के बाद ज़ैन ने हूर के पास बैठते हुए कहा, जो कि खामोशी से सोफे पे बैठी हुई थी। उदास नहीं हो तो फिर और क्या हूँ? एक ही बेटी थी, वो भी आज दूर चली गई। हूर ने अफसरदा लहजे में कहा, इसे तो एक न एक दिन जाना था। बेटियां जब घर में पैदा होती है तो माँ बाप को तब ही सोच लेना चाहिए कि इन कलियों को किसी और का घर का महकना है। ज़ैन ने हुर का हाथ थामते हुए कहा, शाह हमने बहुत जल्दी हया की शादी कर दी। हूर ने अपना सर ज़ैन के कंधे पर रखते हुए कहा, शायद वो बहुत ज़्यादा हया की कमी को महसूस कर रही थी। अगर देर से भी करते तो तब भी वो हमें छोड़कर जाती और हम तब भी यूं ही उदास बैठे होते। हया ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ हूर के गाल थपथपाते हुए कहा, और वैसे भी तुम हर वक्त तो उसके पीछे पड़ी रहती हो, अब जब वो चली गई है तो इस तरह उदास हो रही हो। ज़ैन ने हूर को छेड़ते हुए कहा, पीछे पड़ी रहती थी इसका मतलब थोड़ी है कि मोहब्बत नहीं करती। जो भी बोलती थी इसके भले के लिए ही बोलती थी। हूर ने अपना सर ज़ैन के कंधे से उठाकर इसको देखते हुए कहा, वैसे एक बात सोच रहा हूँ स्वीटहार्ट, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा एक ही बेटी थी, आज वो भी चली गई, तो क्यों ना हम हया के बहन भाई लाने का सोचे। जैन ने आंखों में शरारत समाते हुए हूर को देखकर कहा, शाह तुम फजूल इंसान ही रहना, अब डिसेंट बन जाओ थोड़े से। हूर ने इसकी बात पर अपनी हंसी दबाते हुए कहा और सोफे से उठ गए। इस तरह जैन अपनी परी की उदासी मिटाने में कामयाब हो गया। क्या हुआ, थक गए? फिजा ने बिलाल से कहा, जो कि बैठ के क्राउन से सर टिकाए हुए किसी सोच में गुम था। नहीं, थका तो नहीं, मगर आज दिल बहुत उदास है, ये सोच कर कि कितना अच्छा होता है हमारे घर आती। जब से तुम जब से तुमने बताया था हादी हया को पसंद करता है, यकीन जानो मैंने दिल से ख्वाहिश की थी कि हया की हादी से शादी हो जाए। बिलाल ने फिजा से अपना दिल हल्का करते हुए कहा, तब किस्मत की बात होती है बिलाल, इसका नसीब हमारे हादी के साथ नहीं जुड़ा था और वैसे भी जोड़े आसमानों पर बनते हैं। फिजा ने संजीदगी से बिलाल से कहा, ठीक कह रही हो तुम। है कहाँ पर है हादी? बिलाल ने फिजा से पूछा, अपने रूम में यह शाम से अपने आप को बंद किया हुआ इसने बिलाल। इसको इस तरह देखकर मुझे दुख होता है, प्लीज़ इसके लिए कुछ सोचो। इस तरह वो अंदर ही अंदर घुल रहा है। फिजा ने आंखों से नमी साफ करते हुए कहा, क्या कर आया भी इसी का है। खैर जैन को बताया था मैंने, करते हैं कुछ, ज़ाहिर सी बात है औलाद है, इसकी खुशी के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। बिलाल कहता हुआ बेड पर लेट गया और अपने साइड का लैंप बंद कर दिया। क्या नींद आ रही थी? क्या नींद आ रही थी आपको? नाइमा ने टेरेस में खड़े खजर से पूछा। नहीं, यहाँ तो मैं वैसे ही खड़ा हूँ, आज नींद तो मुझे बहुत सुकून की आएगी। खजर ने चाँद को देखते हुए कहा, तुम माविया की शादी से खुश हो? अब भी देख वो चाँद को रहा था, मगर सवाल नाइमा से किया। ज़ाहिर-सी बात है, माविया मेरा बेटा है, इसकी खुशी में क्यों नहीं खुश होंगी होंगी। वैसे भी सनम बिल्कुल ठीक कहती है, आप दोनों की आदतें एक जैसी नहीं, मगर चॉइस बिल्कुल एक जैसी है। नईमा के कहने पे खज़र ने चौंक कर इसको देखा। नईमा, अगर तुम्हारा इशारा हूर को लेकर है तो एक बात हमेशा याद रखना, हूर मेरी माज़ी था, तुम मेरा मुस्तकबिल हो, मेरी बीवी, मेरे बच्चों की माँ। अगर मैं लफ्ज़ों से या अपने रवैये से अगर बयान ना करूँ तो ऐसा हरगिज़ नहीं कि मैं तुम्हारी ज़ात को फरामोश किया हुआ है। तुम्हारी अहमियत अपनी जगह है मेरी ज़िंदगी में। खज़र ने नाइमा को देखते हुए कहा, आपने कहा आपको आज सुकून की नींद आएगी, तो इतने सालों से बेसुकूनी की वजह जान सकती हूँ? नईमा ने थोड़ा डरते हुए झिझकते हुए खिदर से सवाल किया। नईमा, मैंने हूर से मोहब्बत की थी, मगर इसका साथ मेरी किस्मत में नहीं लिखा था और इस बात को लेकर वो मेरी किस्मत में नहीं है। मैंने सालों अपने अंदर खुद से जंग की। तो मेरी ज़िंदगी में आई माविया और सनम आए, वो जंग जो मैं खुद से लड़ता था खुद ही ख़त्म कर दी। लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हारे साथ साथ अपने बच्चों को भी अपने आप से दूर कर दिया।
मगर कहते हैं ना, वक़्त लौट कर वापस नहीं आता। बहुत देर लगी मुझे समझने में। अब द आप दुनिया में सबसे जंग कर सकते हैं मगर खुदा से नहीं। इस दिन मुआविया ने कहा, नैना से शादी करके वो दूसरा खिज़र मुराद नहीं बनना चाहता। वो बात मेरे दिल को लगी। मैं वाक़ई इसे दूसरा खिज़र मुराद बनते हुए नहीं देखना चाहता था। बेशक मेरे और मुआविया के मिज़ाज नहीं मिलते, आदतें नहीं मिलती, मगर है तो वो मेरा ही खून, मेरा बेटा। इसकी आँखों से झलकती खुशी और चेहरे की रौनक देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरी तरफ ज़ैन और हूर ने भी सब भुलाकर मुझे गले लगाया, यानी मुझे माफ़ किया। तो मैंने अपने आप को बहुत हल्का-फुल्का महसूस कर रहा हूँ। ख़ज़र ने तफ़सील से नाइमा को बताया तो नाइमा मुस्कुरा दी और टेरेस से जाने लगी। और एक बात और नाइमा, जो मैंने आज तक नहीं कह पाया। ख़ज़र चलता हुआ नाइमा के पास आया और उसका हाथ थाम कर बोला, मैं जानता हूँ मैं कभी-कभी तुम्हें बहुत हर्ट करता हूँ, काफ़ी रूड में हो जाता हूँ। यकीनन तुम्हारा दिल भी दुखता होगा, मगर तुम कभी भी आगे से शिकवा नहीं करती। मगर ये सच है कि मैं दिल से इस बात को मानता हूँ कि तुम एक अच्छी माँ होने के साथ-साथ बहुत अच्छी बीवी हो। ख़ज़र की बात मुकम्मल होने पे नाइमा आँखों में नमी लिए हुए मुस्कुरा दी। बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके वो हया के पास आया। हया ने चारों तरफ से इसका रूम का जायज़ा लिया। खुला कशादा बेडरूम, इसका फर्नीचर तरतीब से सेट करके रखा गया था। माविया के मना करने के बावजूद ज़ैन ने हया को जहेज़ में हर चीज़ दी थी। माविया बेड के करीब आया तो हया बेड से उठकर खड़ी हुई, इससे पहले कि वो हया को मुखातिब करता। हया ने अपना रुख ड्रेसर की तरफ किया और आईने में अपना सरापा देखते हुए आहिस्ता-आहिस्ता उँगलियों से अपने रिंग्स उतारने लगी। माविया चलता हुआ इसके पास आया। अभी नहीं बेबी, अभी तो मैंने जी भर के तुम्हें देखा नहीं है। माविया इसके पीछे खड़े होकर आईने में इसका चेहरा देखकर मुखातिब हुआ। मैं थक गई हूँ, रिलैक्स होना चाहती हूँ। हया ने चूड़ियाँ उतारते हुए बगैर देखे माविया को जवाब दिया। ओके, जैसे तुम ईज़ी फ़ील करो। मैं कुछ हेल्प करूँ? ये कहने के साथ ही माविया ने इसके महारत से सेट किए हुए दुपट्टे की पिन्स खोलनी शुरू कर दी। हया ने एक संजीदा नज़र आईने में से माविया पर डाली तो वो आईने में हया के देखने पे हल्का-सा मुस्कुराया। हया ने दोबारा निगाहें नीचे झुकाकर दूसरे हाथ की चूड़ियाँ उतारी। दुपट्टा एक तरफ तह करके रखकर अब वो हया के गले का नेकलेस उतार रहा था। हया ने अपने कानों को भारी झुमकों से आज़ाद किया, जिनका बोझ उठाए हुए इसके कान काफ़ी दुख चुके थे। माविया ने हया के शोल्डर को अपने लबों से छुआ और बाजू से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। ख़फ़ा होना मुझसे, मैंने बहुत हर्ट किया तुम्हें, पर वो सब कुछ तुम्हें पाने के लिए था। तुम्हें खुद इल्म नहीं, तुमने पहली नज़र में ही पूरा का पूरा माविया मुराद तकसीर कर लिया था, इसलिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना लाज़मी हो गया था। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कितनी शिद्दत से मैंने इस घड़ी की दुआ की है खुदा से कि जब मैं तुम्हें पूरे इस्तेहाक से अपना कह सकूँ। आज तुम मेरी शिद्दतें देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकोगी कि तुम्हें पाने की, हासिल करने की जस्तजू यूँ ही बेवजह नहीं थी। आज मैंने अपनी तशनीगी दूर करने के साथ-साथ तुम्हारे साथ की जाने वाली हर ज़्यादती का मदावा कर दूँगा। माविया ने अपना हाल दिल सुनाते हुए हया के दोनों हाथ नरमी से थामकर अपने शोल्डर पर रखे और अपने दोनों हाथ इसकी कमर के गिर्द हाइल करते हुए थोड़ा बहुत रहा सा फासला भी ख़त्म किया। जैसे ही वो हया के होठों की तरफ झुका, हया ने अपने चेहरे का रुख दूसरी साइड पे किया। माविया की निगाह इसकी गर्दन पर गई। माविया ने झुककर अपने होठ हया के गर्दन पर रखे और अपनी मोहब्बत की मेहर वो पूरे इस्तेहाक से सबत की। हया ने अपनी आँखों को सख्ती से बंद किया और अपने दोनों लब पीछे माविया के शोल्डर से अपना हाथ हटाया तो माविया ने मज़ीद अपने बाजू का घेरा मज़बूत किया। अभी उसकी गर्दन पे झुका हुआ था जब इसको अपने पेट पर कोई चीज़ चुभती हुई महसूस हुई। माविया ने अपने पेट की तरफ देखा और बेसाख्ता इसकी नज़रें हया के चेहरे पर गईं। हया संजीदगी से इसी को देख रही थी। माविया ने अपने हाथ हया की कमर से हटाए। माविया ने अपने पेट की तरफ देखा और बेसाख्ता इसकी नज़र हया के चेहरे पे गई और वो अब भी संजीदा नज़रों से ही देख रही थी। माविया ने अपने दोनों हाथ हया के कमर से हटाए। हया ने दूसरा हाथ माविया के सीने पर रखकर इससे धक्का दे दिया तो वो 2-4 कदम पीछे हुआ। ये क्या फ़िज़ूल हरकत है बेबी? इसी जहज़ में लाने की क्या ज़रूरत थी? पिस्टल नीचे करो, शाबाश। माविया ने एक कदम इसकी तरफ बढ़ाया। अपने कदम आगे मत बढ़ाना माविया, तुमने मुझे टॉय समझा है, इसको मत समझना। ये पिस्टल लोडेड है और इसका इस्तेमाल मैं अच्छे से जानती हूँ। हया कर बोलने पर माविया ने अपने बढ़ते कदम रोके और दाँत देने वाले अंदाज में ताली बजाई। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे खफ़ा हूँ? मैं तुमसे खफ़ा नहीं हूँ माविया, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। सुना तुमने? तुम्हें लगता है तुम इस तरह ज़बरदस्ती दोस्त से रौब जमाकर मर्दानगी के नाम पर अपनी पावर दिखाकर मुझे हासिल कर लोगे? तुम मुझे ब्लैकमेल करके शादी कर सकते हो, मगर मैं तुम्हें अपनी ज़ात पर फ़तह का जश्न मनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूँगी। सुना तुमने? और तुम दावा करने की क्या बात कर रहे थे? तुम मर के भी दोबारा ज़िंदा हो जाते तब भी मैं दावा नहीं कर सकते। हया ने गर्रा कर कहा, हो गई तुम्हारी तकरीर ख़त्म, लाओ शाबाश पिस्टल दो मुझे। जानम तुम मुझे इस पिस्टल से डरा रही हो, इस पिस्टल का और मेरे दिन रात का साथ रहता है।
माविया ने मुस्कुराते हुए मजीद 2 कदम और आगे बढ़ाए, मगर अगले ही पल हया ने पिस्टल अपनी कनपट्टी पे रखी और माविया की मुस्कुराहट और कदम वहीं थम गए। ये क्या पागलपन है हया, पिस्टल हटाओ फौरन। माविया ने संजीदगी से कहा, तुम्हें क्या लग रहा है इस पिस्टल से मैं तुम्हें मारकर अपने हाथ खराब करूंगी? अगर तुमने मेरी तरफ एक कदम मजीद आगे बढ़ाया या मुझे छूने की कोशिश की तो मैं अपने आप को शूट कर लूंगी। हया ने माविया को देखते हुए संजीदगी से कहा, ओके ना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ना तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, मगर ये पिस्टल अपने ऊपर से हटाओ प्लीज़। माविया की नज़र पिस्टल के ट्रैगर पर थी जिस पर हया ने उंगली रखी हुई थी और उसकी जान के लिए कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। ये दिन मेरे लिए सयाह दिन है और मैं इसे तुम्हारी शक्ल देखकर मज़ीद सयाह नहीं बनाना चाहती। तुम अभी के अभी बाहर निकलो इस रूम से। हया ने गुस्से में माविया को देखते हुए कहा, हया बाहर सारे गेस्ट हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई स्वेयर मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। वो उसकी ज़िद्दी फ़ितरत को भी अच्छी तरह जान गया था, इसलिए मिन्नत करने लगा जो इसने आज तक किसी की भी नहीं की थी। तुम ये बताओ, तुम रूम से बाहर जा रहे हो या नहीं? हया ने माविया को देखते हुए पूछा। ओके मैं जा रहा हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ प्लीज़। माविया ने हार मानकर अपने दोनों हाथ उठाकर कहा, क्योंकि पिस्टल लोडेड थी जो अभी तक हया ने अपनी कनपट्टी पर रखी हुई थी। मगर गुस्सा इसको शदीद आया था हया पर। कोई और वक्त होता तो इसका जवाब वो अच्छे से देता, मगर अभी इसे रूम से बाहर निकलना पड़ा। मावे के रूम से निकलने के बाद ही हया ने पिस्टल अपने क्लच में रखी और बेड से टेक लगाकर बैठ गई। सारा दिन दिमागी थकन के बायस तो थोड़ी देर ही में ही वो बैठे बैठे सो गई। माविया चूंकि नाइमा को इमरजेंसी का बोलकर बाहर निकल गया। 2 घंटे बाद वापस आया, रूम का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला तो इस दुश्मन जान को बेड पे बैठे बैठे सोते पाया। लंबा सांस खारिज करके अंदर आया, आहिस्ता आवाज़ में रूम का दरवाज़ा बंद करके इसके करीब आया। एक घूरी सोते हुए वजूद पर डालकर बगैर आवाज़ निकाले वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया। ड्रेस चेंज कर कर आया तो वो अभी भी इसी पोजीशन में बैठे बैठे सो रही थी। बहुत आहिस्ता से इसको सीधा करके लिटाया, कंफर्ट खोल कर इसको उड़ाया, आदत के मुताबिक अपनी शर्ट उतारी और खुद भी लेट गया। इसका चेहरा देखने लगा, पहले दिल में आया माथे पे सजी हुई बिंदिया उतार दे जो हयान से ज़्यादा इसको डिस्टर्ब कर रही थी। लेकिन अगर इस शेरनी की आँख खुल गई तो ये सोच आते ही अपना इरादा तर्क किया और खुद भी सो गया। जब से हादी ने इसको टाइम ना देने का शिकवा किया था, तब से वो ख़्याल रखती थी इसकी कॉल ज़रूर रिसीव करे। मेहंदी और बारात वाले दिन भी सनम कॉल करती रही, मगर हादी ने कॉल रिसीव नहीं की। इस टाइम भी वो हादी को कॉल मिला रही थी और फ़िक्रमंदी से सोच रही थी, पता नहीं हादी क्यों नहीं उठा रहा मेरी कॉल। इतने में कॉल रिसीव कर ली गई तो सनम ने इत्मीनान का सांस लिया। शुक्र है हादी, आपने मेरी कॉल तो रिसीव की, अब तो यकीन जाने मुझे फ़िक्र होने लगी थी। जैसे ही हादी ने कॉल रिसीव करी तो फ़ौरन सनम ने बोला, ओ तो ये कॉल तुमने शिकवा करने के लिए की है? हादी ने इसके जवाब में छूटते हुए बोला, अरे नहीं, शिकवा क्यों करूँगी आपसे, मुझे तो फ़िक्र हो रही थी सच्ची। अच्छा बताएं कैसे हैं आप? सनम ने हादी से पूछा। मैं जैसा भी हूँ तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम खुश रहो, एंजॉय करो अपने भाई की शादी के फंक्शंस। हादी ने तंज करते हुए कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं हादी, मैं तो 3 दिन से आपको मुसलसल कॉल कर रही हूँ, आप ही मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। 3 दिन से आपकी आवाज़ नहीं सुनी तो शादी के फंक्शंस क्या खाक एंजॉय करती? सनम ने हादी के तंज को इग्नोर करते हुए बोला, तो तुम अपने भाई की शादी एंजॉय नहीं की, अब इसका गुनाह भी मेरे सर पे आ गया, ठीक है? हादी ने बोला, मेरा वो मतलब नहीं था हादी, आपको क्या हो गया है, कोई बात बुरी लगी है मेरी? सनम को फील हुआ जैसे वो इससे नाराज़ है। तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लगी मुझे, अब फ़ोन रखो, सोना है मुझे। हादी ने फ़ोन रखना चाहा। आप मुझसे नाराज़ होकर सोएंगे हादी? ओके मैं सॉरी करती हूँ अगर आप मेरी वजह से हर्ट हुए हैं तो। सनम ने अपनी गलती मालूम ना होने पर भी सॉरी की, क्योंकि वो हादी को नाराज़ बिल्कुल नहीं देख सकती थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है सनम, इंसान को किसी दूसरे से तवक्कुआत ही वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। खैर तुम अपने मेहमानों को टाइम, नहीं भाभी को टाइम दो। हादी की बात पर सनम अपना सा मुँह लेकर रह गई। आदि मैंने तो आपको 3 दिन से कॉल कर रही थी, आप ही मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे, ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई किया आपने। अब भी मैंने कॉल की तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। सनम ने अपनी सफाई देते हुए कहा, शट अप, अपनी ज़बान संभाल कर बात करो, मुझे ज़हर लगते हैं वो लोग जो गलतियाँ करने के बाद अपनी सफाइयाँ देते हैं। हादी ने तेज़ लहजे में कहा, ओके मैं अपनी गलती पर आपसे एक्सक्यूज़ करती हूँ, आप अपना मूड ठीक करें। सनम ने इससे दोबारा माफ़ी मांगी ताकि हादी का मूड ठीक हो जाए। ओके ठीक है, अब तुम भी कॉल रखो और रेस्ट करो। हादी ने गोया इस पर एहसान किया। हादी आई लव यू, सनम ने बोला। गुड नाइट, हादी ने जवाब दिया। कॉल डिस्कनेक्ट की। सनम को इत्मीनान हुआ कि चलो हादी की नाराज़गी ख़त्म हुई।
इसकी जैसी ही आँख खुली तो एक पल अनजान कमरे में अपने आप को पाकर इसे समझ में नहीं आया वो कहाँ पर है। फिर दिमाग पर ज़ोर डालने से इसे सब याद आया। सर झटक कर इसे जैसे ही निगाह अपने बराबर में पड़ी तो हैरत से इसकी आँखें फटी की फटी रह गईं। हलक फाड़ कर इसकी चीख निकली मगर आधी चीख पर ही माविया ने इसके नाज़ुक होठों पर अपना हाथ रख दिया जिससे इसकी चीख हलक में ही दम तोड़ गई। इस तरह चीख कर मेरे घर वालों पे क्या साबित करना चाह रही है? कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा हूँ मैं तुम पर सुबह ही सुबह, जबकि कल रात को मेरे साथ होने वाला ज़ुल्म मुझे अभी तक नहीं भूला। वो आधा हया के ऊपर झुका हुआ कल रात का इससे शिकवा कर रहा था। हया अभी भी फटी-फटी आँखों से इसको घूर रही थी। माविया ने आहिस्ता से अपने हाथ इसके होठों से हटाए फिर इसका हैरत ज़दा चेहरा देखकर हल्की सी स्माइल दी। गुड मॉर्निंग बेबी, माविया बोलता हुआ अपना होठ हया के होठों के करीब लाया। तभी हया ने पूरी ताकत से ज़ोरदार चुटकी इसके बाजू में भरी। वो एकदम पीछे हुआ। पीछे हटो बेहुदा इंसान, आए बड़े गुड मॉर्निंग। हया उठकर बैठी, अब वो बैठा हुआ हया को घूर रहा था। हया ने इसको देखा और फौरन हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। शर्ट पहनो अपनी बेशर्म कही के। हया के इस तरह रिएक्ट पर माविया को हंसी आई और बेड पे पड़ी हुई शर्ट पहनने लगा। हया ने हल्का सा हाथ नीचे करके माविया को देखा तो वो उसकी तरफ भी मुस्कुराता हुआ देखकर अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। तुम यहाँ बेडरूम में क्या कर रहे हो? अब हया ने आंखों से हाथ हटाते हुए कहा। T20 खेल रहा था, नॉर्मल अंदाज में जवाब देता वो वॉशरूम चला गया। हया वार्डरोब से अपना ड्रेस निकालने लगी। ड्रेस से लेकर वॉशरूम की तरफ गई। निकलो भाई, क्या वॉशरूम में ही सो गए हो तुम? 2 टके के पुलिस वाले, बात लेना है मुझे, जल्दी निकलो। हया ने वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा। थोड़ी देर में वो ट्रैक सूट पहनकर बाहर निकला और संजीदगी से हया को देखने लगा। इसके इस तरह देखने पे हया ने अपने ड्रेस अपने शोल्डर पर रखा और दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर उबरू अचकाकर इससे पूछा, क्या है? हया के पूछने पर वो एकदम करीब आया। हया का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर इसके गुलाबी होठों पर अपने प्यार की मुहर लगाकर अलग हुआ। गुड मॉर्निंग कहकर रूम से बाहर निकल गया। हया मुंह और आंखें खोलकर इसे जाता हुआ देखने लगी। यानी मैं इसे सही 2 टके का पुलिस वाला कहती हूँ। वलीमे की तकरीब अपने उरूज पर थी। फ़ोटो शूट के लिए कैमरामैन माविया और हया के साथ ड्रेसिंग रूम में मौजूद था, जो कि फुल रोमांटिक पोज़ बनाकर इन दोनों की तस्वीरें ले रहा था, जिस पर माविया तो फुल एन्जॉय कर रहा था और कैमरामैन की हर बात जितनी दावेदारी से मान रहा था, इतनी दावेदारी से ज़िंदगी में शायद पहले किसी और की मानी हो। इसके बरक्स हया सिर्फ़ घूर कर खा जाने वाली नज़रों से माविया को देख रही थी। वो फ़ोटो शूट के लिए तैयार भी नहीं थी मगर हुस्न ने मिन्नतें करके इसे मनाया था ताकि तानिया और अशर को तस्वीरें भेज सके। सर प्लीज़ थोड़ा-सा मैडम के करीब होकर अपने हेड को हल्का-सा डाउन कर लें। कैमरामैन ने माविया से कहा। इतना सही है, माविया ने तकरीबन फ़ासला ही कम करते हुए कहा, जिस पर हया सिर्फ दाँत पीस कर रह गई। नहीं सर, थोड़ा-सा दूर हो जाएँ, कैमरामैन गड़बड़ा कर बोला। मैम अब ज़रा प्यार से सॉरी, मेरा मतलब है मुस्कुरा कर सर को देखें। कैमरामैन कब से हया को बोलना चाह रहा था मगर इसकी तेवरी पे पल देकर बोल नहीं पा रहा था। शट अप, 1-2 पोस्ट बनाओ और अपना काम ख़त्म करो जल्दी से। हया ने कैमरामैन को घूर कर कहा। माइंड नहीं करना यार, मैम ने सुबह-सुबह हरी मिर्ची चबा रही थी जिसका ज़ायका अभी तक इन्हें महसूस हो रहा है। माविया ने कैमरामैन से मौजज़त करते हुए हया को देखकर कहा, इट्स ओके सर। सर अब आप बैक पर जाओ और मैम आप स्ट्रेट खड़ी रहें, सिर्फ़ गर्दन मुड़कर सर को देखें। सर आप अपना हाथ मैम के शोल्डर पर रखें और नज़रें थोड़ी-सी झुकाएँ। माविया ने हया के होठों को देखा। रूम में भी मुझे कच्चा चबाने वाली नज़रों से देखती हो, यहाँ तो प्यार से देख लो। हल्की-सी सरगोशी हया के कान में की। ओके सर, अब आप मैम के सामने आकर मैम को कमर से होल्ड करें। कैमरामैन के बोलते हया ने घूर कर कैमरामैन को देखा। ओके सर, रहने दें। कैमरामैन हया की नज़रों से डर कर बोला, नहीं यार आप जारी रखो, ये बहुत अच्छा पोज़ है। मावी ने संजीदा अंदाज में कहकर हया की कमर को अपने दोनों हाथों से थामा। हया आंखों में गुस्सा लिए हुए सी को देख रही थी और वो सी की हालत से खुद उठाकर माविया ने हल्का सा इसकी कमर पर हाथ से दबाव डाला मगर चेहरे पर हूँ संजीदगी के आसार रखे हुए हया को देख रहा था। बिल्कुल शोला शबनम की जोड़ी लग रही है हमारी जोड़ी। माविया ने दोबारा सरगोशी की। कैमरामैन मुख्तलिफ एंगल से तस्वीरें खींचने में लगा हुआ था। ओके सर, ओके मैम, थैंक यू। अपना काम ख़त्म करते हुए कैमरामैन बोला और रूम से बाहर चला गया। क्या फ़िज़ूल की हाँक रहे थे तुम उसके सामने और बिल्कुल अपने जैसे ही कुछ छिछोरा टाइप कैमरामैन हायर किया है तुमने। हया ने कैमरामैन के निकलते ही माविया को घूरते हुए कहा।
کیوں بیبی انجوائے نہیں کیا؟ مجھے تو بہت مزہ آیا۔ میں تو سوچ رہا ہوں اس سے معلوم کروں کہ اگر ڈیلی کے 15-20 روز اسی طرح پوسٹ بنوائے جائیں تو کیا چارجز ہوں گے؟ لائٹ پنک اور پرپل کلر کے کمبینیشن کے میکسی میں بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ معاویہ نے اس کو روپ کو اپنی آنکھوں میں اتارتے ہوئے کہا، تم اپنی ان معصوم حسرتوں پر ایسے ہی آنسی بھاؤ، باہر جانا ہے مجھے، فرینڈس ویٹ کر رہی ہوں گی میرا۔ حیا نے اسے تپاتے ہوئے کہا اور صوفے سے اٹھنے لگی، مگر لانگ میکسی ہونے کی وجہ سے میکسی ہل کے نیچے آئی اور اس سے پہلے وہ صوفے پر دوبارہ گرتی معاویہ نے اسے کمر سے تھام لیا۔ معاویہ مراد آنسو نہیں بہاتا بلکہ پنگا لینے والوں کی آنکھوں میں آنسو کا سبب ضرور بنتا ہے۔ صرف تمہیں وقت دے رہا ہوں، اپنے مائنڈ کو میک اپ کر لو اور اپنے اس بھیجے میں یہ بات بٹھاؤ کہ اب تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے، میرے گھر میں میری بیوی بن کر، ورنہ تمہارا نخرہ صبح 2 منٹ میں نکال سکتا تھا اور نکال سکتا ہوں۔ تو میں باہر لے چلوں؟ معاویہ نے حیا کی کمر سے اپنے ہاتھ ہٹا کر اس کا ہاتھ تھامتے کہا اور اسے باہر لے کر جا کر اسٹیج پر صوفے پہ بیٹھنے میں مدد اور خود اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ سونی، فری، زرش تینوں اسٹیج پر حیا سے ملی۔ ہائے، قسم سے بہت پیارے لگ رہے ہو تم دونوں تو ایک ساتھ ہوتے ہوئے۔ فری نے حیا سے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ حیا زبردستی کا مسکراتی، حیا ارسل بھائی کی شادی میں تم کہتی پولیس والے تو رومانس کے معاملے میں بالکل ٹھس ہوتے ہیں، تو پھر کیسا ایکسپیرینس رہا تمہارا؟ سونی نے دانت باہر نکالتے ہوئے پوچھا۔ سونی، تم چاہ رہی ہو کہ میں اپنی اس سینڈل سے تمہارا میک اپ کر کے مزید لال کر دوں؟ حیا کے بولنے پر باقی تینوں نے بھی دانت نکالے۔ ارے چھوڑو، یہ تو پوری چھپی رستم ہے، ویسے تو اسے پولیس والے پسند نہیں تھے اور اپنے لیے خود اس نے پولیس والا چنا۔ مجھے تو اسی دن دال میں کالا لگ رہا تھا جب یہ معاویہ بھائی کا ایڈریس معلوم کر رہی تھی۔ زرش کے بولنے پر ماہی اور فری بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ کب کا سین ہے؟ دونوں نے حیرت سے ظاہر کیا اور زرش نے ان دونوں کو پوری روادات سنائی۔ لوگ اتنے حسین لگ رہے ہیں، انہیں فرصت ہی نہیں اپنے قریب بھی نظر اٹھا کر دیکھ لیں۔ صنم جو کہ فریہ کو دیکھنے کے لیے بینکوٹ سے نکل رہی تھی، اچانک اسے ہادی کی آواز اپنے پیچھے سے سنائی دی۔ ہادی آپ؟ صنم نے آنکھوں میں ڈھیر ساری حیرت لیتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میرا آنا کیسا لگ رہا ہے، اچھا یا برا؟ ہادی نے اس کی حیرت زدہ آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ بالکل ایک خواب سا۔ ہادی کو اتنے دنوں بعد سامنے دیکھ کر وہ باقی دنیا کو بھول گئی۔ یہاں اپنا ہاتھ دو، تمہیں یقین دلاؤں کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ ہادی نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور ابھی بھی خواب کی سی کیفیت میں ہادی کو دیکھ رہی تھی۔ آؤچ! ہادی نے اس کے ہاتھ پہ چٹکی کاڑی تو ہوش کی دنیا میں آئی۔ یہ کیا کیا تھا؟ صنم نے ابھی بھی آنکھوں میں حیرت سمائے ہوئے بولا۔ یقین دلا رہا تھا تمہیں کہ یہ خواب نہیں ہے، ہادی نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی روشن آنکھیں لیے مسکراتی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ صنم نے ہادی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے چہرے سے یا میری آنکھوں سے تمہیں ناراضگی جھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ہادی نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے صنم سے پوچھا۔ صنم نے نفی میں گردن ہلائی۔ تو پھر کیا نظر آ رہا ہے؟ ہادی اب بھی غور سے صنم کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر وہ بلش کرنے لگی۔ صنم، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اچانک معاویہ کی آواز پر ان دونوں نے چونک کر معاویہ کو دیکھا، جو کہ اپنے ماتھے پر لاتعداد شکنیں سجائے ہوئے ہادی کو غصے سے دیکھ رہا تھا، مگر مخاطب صنم سے تھا۔ ارے بھائی، یہ دیکھیے ہادی، میں نے آپ سے اس دن ملوایا تھا نا؟ صنم نے معاویہ کے تاثرات پر غور سے کرے بنا ہادی کی ملاقات کا دوبارہ اسے یاد کرواتے ہوئے بتایا۔ میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کون ہے یا پھر اس کا تعارف کراؤ، بلکہ یہ پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ معاویہ نے اب بھی غصے سے صنم کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر صنم نے حیرت سے معاویہ کو دیکھا۔ اسے معاویہ کا یوں بلا وجہ کا غصہ سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسری طرف ہادی کو معاویہ کا اس طرح غصے میں کھولنا اندر کہیں سکون دے رہا تھا۔ تم صنم سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں کرتی وہ یہاں پر جو تمہیں یوں غصہ آ گیا۔ ہادی نے مزید تیلی کا کام کیا۔ تم اپنی زبان کو لگام دو، میں اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں، ہمارے بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاویہ نے اب اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے ہادی کو دیکھ کر کہا، ورنہ اس کا دل تو کر رہا تھا ہادی کو ایک اور تھپڑ لگائے، مگر گیسٹ اور ایونٹ کو دیکھ کر وہ کنٹرول کر گیا۔ صنم، چلو یہاں سے، فریہ کے پاس جا کر بیٹھو اور دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاویہ نے مڑ کر سرد تاثرات کے ساتھ صنم کو دیکھ کر کہا، جو آنکھوں میں نمی لائے ہوئے معاویہ کو دیکھ رہی تھی، اور چپ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ میری بہن سے دور رہنا ہادی، یہ میں تمہیں لاسٹ ٹائم منہ سے سمجھا رہا ہوں۔ اگر تم مجھے صنم کے ارد گرد گھومتے ہوئے نظر آئے تو تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ معاویہ کی آنکھیں غصے اور ضبط سے سرخ ہو گئیں اور ہادی کو اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر بڑا مزہ آیا ہے۔ ریلیکس یار، آج تمہارا ولیمہ ہے، انجوائے کرو، تم تو ابھی سے رو رہے ہو۔ اس سے پہلے معاویہ اس کا گریبان پکڑتا ہادی مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ زین اور بلال سے مل رہا تھا۔ زین خضر سے ہادی کا تعارف کروا رہا تھا۔ معاویہ کا موڈ اس کی شکل دیکھ کر اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کلیس کے پاس آ گیا۔
कांग्रेस मिसेस माविया मुराद। हादी ने स्टेज पर आकर हया को मुखातिब करते हुए कहा, थैंक्स, तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। हया ने हादी को देखकर संजीदगी से कहा, हाँ आना तो था ही आज विश करने के लिए। एक मशवरा दूं, अगर बुरा ना मानो तो। हादी ने हया को देखते हुए कहा, मशवरा इस काबिल हुआ तो ज़रूर मानूंगी। हया ने मुस्कुराकर कहा, तुम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रही हो, जो कुछ भी हुआ इसको भूल जाओ और नई ज़िंदगी की शुरुआत करो खुशी के साथ। हादी ने हया को मुखलसाना मशवरा दिया। मशवरे का शुक्रिया। हया ने बगैर मुस्कुराए हादी से कहा, तुम अभी तक गए नहीं हादी अपने घर, काफ़ी गेस्ट जा चुके हैं, तुम्हें भी अब निकलना चाहिए। माविया ने स्टेज पर आते हुए हादी को कहा और हया के कंधे के गिर्द अपना हाथ रखकर खड़ा होकर इसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। बस जाने ही वाला था, वैसे भी जिस काम के लिए आया था वो हो गया है। हादी ने जाते जाते माविया को सुलगाया, बाहर का रास्ता इस तरफ है। माविया ने उंगली के इशारे से हादी को बताया। हया इन दोनों के फेस एक्सप्रेशन देख रही थी। माविया जो कि गुस्सा कंट्रोल कर रहा था और हादी के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी जिसे हया समझने से कासिर थी। वो चला गया। अपना हाथ हटाओ। हया ने अपने कंधे की तरफ इशारा करते हुए माविया को कहा, तो क्या हुआ बेबी, दुनिया तो हमारी तरफ ही देख रही है ना। आज हमारा वलीमा है तो सबके सामने लॉन्ग और हैप्पी कपल की एक्टिंग तो करनी है ना। वो मोहब्बत भरी नज़रों से हया का चेहरा देखकर इससे कह रहा था। हया ने एक नज़र स्टेज के नीचे खड़े जैन और हूर को देखा जो अपनी किसी बात पर मुस्कुराते हुए माविया और हया को ही देख रहे थे। इतनी स्माइल ठीक है? हया ने बहुत प्यार से मुस्कुराकर माविया की तरफ देखते हुए पूछा। थोड़ी कम करोगे तो मेरी जान ले लेगी। माविया प्यार लुटाने वाले नज़रों से इसको देख कर कहने लगा, छिचोरी नज़रों से मुझे देखना बंद करो और मुझसे अब ओवर एक्टिंग नहीं हो रही। हया ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, क्या वो थकी थकी लग रही हो? हया के चेहरे पर थकन के असरात देखकर वह सच में फिक्रमंदी से बोला, इस हैवी ड्रेस और हैवी मेकअप में मैं फुल बेजार हो रही हूँ। हया ने चिढ़ते हुए कहा, ओके मैं ड्राइवर से कहता हूँ तुम्हें और सनम को घर छोड़ आएगा। माविया ने खिड़की में घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। तकलीफ वैसे भी ख़त्म हो गई थी और उसका नरमी से हाथ थाम कर स्टेज से उतरने में इसे मदद देने लगा।